हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों 11th और 12th दोनों के सिलेबस में आती है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी और 12th में होती है एडवांस प्रोबेबिलिटी। 12th के क्वेश्चंस 11th के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस होते हैं। क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगी। ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट या एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डाइस है, फेयर डाइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर 1 to 6 इज इक्वल। तो फेयर डाइस, फेयर मतलब अनबाइज्ड डाइस। तो एक डाइस को रोल किया जाता है। वी डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी ए एज probability of coming an even number। देखिए 2, 4 और 6 आर इवन नंबर ना, तो 2, 4 और 6 आते हैं तो इवेंट ए हुआ माना जाएगा। सिमिलरली वी डिफाइन इवेंट बी एज इवेंट इन विच एनी नंबर ग्रेटर देन 3 कम्स। तो 4, 5 एंड 6 तीन एलिमेंट हो गए इवेंट बी के अंदर। तो इवेंट बी क्या हो गया, 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए और इवेंट ए हो गया इवन नंबर आना चाहिए ऑन रोलिंग अ डाइस। अच्छा, अब डाइस है तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? डाइस अब रोल करते हैं तो आपको सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो जो आउटकम पॉसिबल हैं एक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। जैसे आप डाइस को रोल कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते थे इसको हम? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट होता है, यदि वो हमें पहले से नहीं मालूम हो या वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स और केमिस्ट्री या साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें रिजल्ट्स हमें मालूम होता है कि यही आएगा, हम उसको वेरीफाई करते हैं विद एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं कि रिजल्ट का हमें ब्रॉड आइडिया है कि किन किन वैल्यूज में से कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, मगर एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं मालूम, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डाइस को रोल करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम पॉसिबल आ सकते हैं उन सारे आउटकम को एक साथ हम लिस्ट कर देते हैं तो बन जाता है सैंपल स्पेस। तो डाइस को रोल करने के लिए, रोल करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये होंगे, या तो आपके फेस पे डाइस का जो टॉप फेस होता है उस पर या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। तो और इवेंट ए क्या होगी, यदि डाइस के ऊपर या टॉप फेस पे कोई इवन नंबर आता है तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, हम उसको इवेंट ए बोलेंगे। तो इवेंट ए के पॉइंट्स हो गए या आउटकम हो गए 2, 4 और 6। यदि 2, 4 या 6 आते हैं तो इवेंट ए हुआ माना जाएगा। सिमिलरली यदि 4, 5, 6 आते हैं तो इवेंट बी हुआ माना जाएगा, बिकॉज इवेंट बी क्या डिफाइन है, एनी नंबर ग्रेटर देन 3। यदि कोई नंबर 3 से बड़ा है और वो डाइस पे आ गया तो इवेंट बी हुआ माना जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से उसको कंपेयर करेंगे, सो दैट आपको 11th की प्रोबेबिलिटी और 12th की प्रोबेबिलिटी में क्या मेजर फर्क है वो समझ में आएगा एक बार में। देखिए क्लास 11th में क्या क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे बच्चों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ अ डाइस इज बीइंग रोल्ड। सिंपल है, तो आप क्या करते थे, ए के सैंपल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पॉइंट्स, तो आपको मिलती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी कैसे मिलेगी, सैंपल पॉइंट्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस आपने 11th में किए हैं। एक कैटेगरी और थी, आपसे पूछा जाता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी टुगेदर। उस केस में आप क्या करते थे, ए और बी के जो कॉमन पॉइंट्स थे यानी 4 और 6 उनको काउंट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी टुगेदर, जिसको अपन ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 4 and 6 यानी कि
टोटल नंबर 2 पॉइंट्स, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 6, ये तो आ गया 1/3। ये क्या होता था बच्चों, ए और बी के टुगेदर होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आप 11th में ऑलरेडी कर चुके हो। सिमिलरली यूनियन का भी आता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी, या ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। तो उसके लिए क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप लोग कैलकुलेट करते थे। इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग ईदर ए और बी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। तो ए की निकालना क्या आसान है, कैसे होता था, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6। सिमिलरली बी भी 3/6 होगा। ओके बच्चों, 3/6। और ए इंटरसेक्शन भी निकाला क्या है, 1/3, तो -1/3। तो इस तरीके से आप लोग अभी तक 11th में करते आए हैं। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अब ये सेम क्वेश्चन को, मतलब सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। लैंग्वेज चेंज हो गई। अब पहले क्या पूछा था, सिंपल प्रोबेबिलिटी, अब पूछ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। ठीक है जी। तो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ लो, याद रख लो, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं है। यदि ये फॉर्मूला याद है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का गलत करके नहीं आएंगे, गारंटी है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम सेट को वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आपको दिखने लगेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और आपका सॉल्यूशन सेट क्या है। ये दो सर्कल्स नहीं है, ये दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6। इवेंट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4, 5 एंड 6। 4 और 6 तो आ ही गया, इसमें बचेगा 5। ये क्या है, ये है सैंपल स्पेस S, यानी ये वाला सेट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं है अभी, 1, 3 और 5 नहीं, 1, 3, हाँ 1 और 3 अकेले बचते हैं, तो यहाँ 1 मान लीजिए या 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सैंपल स्पेस है, ये प्रॉब्लम सेट है। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये देखिए आप, मैं येलो कलर से बनाता हूँ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसा है जो ए और बी दोनों में ओवरलैपिंग पार्ट है, या इंटरसेक्टिंग पार्ट है, या कॉमन पार्ट है, ए और बी दोनों में हो रहा है। अब आपसे बोला गया है कि बी हुआ है, यानी कि जब भी डाइस को रोल किया गया तो इतने बड़े सैंपल स्पेस में से ये बता दिया उसने कि बी हुआ है, यानी कि 4, 5 या 6 में से कुछ आया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा है कि अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस सर्किल के अंदर जितना पार्ट ए का है, जितना एरिया ए का है, दैट डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि 4, 6। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। सिंपल है, लेकिन एक बार ध्यान से समझ लो, बी हुआ है यानी कि आपका सैंपल स्पेस इफेक्टिवली रिड्यूस हो गया सेट बी पर। इवेंट बी हुआ है, उसमें से ए के होने के चांस कितने हैं, जितने इस एरिया के
एलिमेंट्स हैं, राइट। कितने एलिमेंट्स हैं एरिया में? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। और बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2 और 3, 4, 5, देखिए 4, 5 एंड 6, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ बी हो गया 3। दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। समझ आया बच्चों? देखिए इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।